उत्तराखंड में लगातार चुनावी हारों से अपना आधार खोती कांग्रेस को दो उपचुनाव बद्रीनाथ और मंगलौर की जीत ने एक बार फिर से संजीवनी देने का काम किया है। जिस तरह से दोनों उपचुनाव में कांग्रेस एकजुट दिखाई दी, उसी का सुखद परिणाम कांग्रेस को जीत के रूप में मिला। लेकिन इस एकजुटता का असर कांग्रेस पर कितने समय तक रहेगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में अब केदारनाथ में उपचुनाव हैं और पार्टी को इसी एकता की जरूरत यहां पड़ने वाली है। लेकिन बड़े नेताओं की धड़ेबाजी के बीच कांग्रेस के लिए केदारनाथ चुनाव का रिजल्ट क्या होने वाला है, ये बड़ा दिलचस्प होगा और बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल भी है। केदारनाथ विधानसभा का भार पार्टी अध्यक्ष करण माहरा को अकेले उठाना पड़ेगा या फिर पार्टी के सभी बड़े नेता एकजुट होकर इस चुनावी पहाड़ का भार उठाएंगे, ये देखना थोड़ा दिलचस्प तो होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए आज के इस समय में ये जरूरी भी है। कांग्रेस और भाजपा के लिए जीत की गारंटी इस बात पर ही निर्भर करेगी कि पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। दो उपचुनाव में हार के बाद जिस तरह की आवाजें बीजेपी के अंदर उठनी शुरू हुई हैं, उसमें पार्टी के भीतर खलबली है। खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कार्य समिति की बैठक में जिस तरह अपनी ही पार्टी को नसीहत दे डाली, उससे माहौल थोड़ा विचलित करने वाला जरूर बना। भाजपा संगठन के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री ने दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट देने पर न केवल सवालिया निशान उठाया, बल्कि मंच पर बैठे भाजपा के नेताओं को सख्त नसीहत भी दे डाली थी। तीरथ के इस अंदाज से जमीनी नेता और कार्यकर्ता तो बेहद खुश हुए थे, पर इसके साथ ही पार्टी में इस तरह के सुर और तेज भी हुए। इसके बाद ये तो चांस बहुत कम है कि भाजपा केदारनाथ विधानसभा से किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट दे देगी, मतलब स्थानीय नेता ही भाजपा का उम्मीदवार होगा, ये तय है। वैसे भाजपा के पास इस सीट पर कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी के नैया पार लगाने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा भी टिकट की जुगत में लगे कई ऐसे नेता भी हैं जो पार्टी में अपनी जगह तलाशने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस खेमे में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कांग्रेस यहां पर प्रत्याशी चयन में वेट एंड वॉच की स्थिति में रहे और भाजपा के प्रत्याशी की घोषणा के बाद अपना प्रत्याशी घोषित करे। लेकिन कांग्रेस को भी कई चुनौतियों से केदारनाथ में गुजरना पड़ेगा। पहली चुनौती तो यही है कि कांग्रेस नेता क्या यहां पर एक बार फिर एकजुट रह पाएंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस की धड़ेबाजी इस चुनाव में देखने को मिल सकती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के लिए भी ये एक बड़ी परीक्षा होगी, खासकर तब जब उनके नेता राहुल गांधी उनकी पीठ थपथपा चुके हों। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा में भले ही बाहर से एकजुटता दिखाई दी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस यात्रा में जिस तरह कांग्रेस के दिग्गज खेमों में बटे दिखाई दिए, वो कांग्रेस के लिए इस सीट पर चिंता का विषय बन सकते हैं। गणेश गोदियाल, जिनका असर सबसे ज्यादा गढ़वाल में दिखाई दे रहा है, उन्होंने यात्रा में उस तरह से प्रतिभाग किया नहीं जिस तरह के वो नेता हैं। बीच में उन्होंने यात्रा से ब्रेक भी लिया। हालांकि उन्होंने इसका कारण कुछ अदालती काम होने का हवाला दिया। साथ ही कहा कि ये यात्रा करण माहरा ने बिना किसी पूर्व की सूचना के अचानक से निकाल दी, जबकि उनके कार्यक्रम पहले से तय थे। इस कारण वो यात्रा में पूरी तरह से भाग ले नहीं पाए। हरीश रावत, यशपाल आर्य जैसे नेता एक साथ यात्रा में पहले हरिद्वार में शामिल तो हुए, पर फिर यात्रा में केदारनाथ विधानसभा में पहुंचने के बाद ही मिले और फिर साथ ही लौट भी गए। जबकि रंजीत रावत ऐसे नेता रहे जो करण माहरा के साथ हरिद्वार से चलकर पूरी यात्रा में शामिल रहे। हरक सिंह रावत जरूर माहरा के साथ ताल पर ताल मिलाते रहे और नाच नाच कर उनके जिंदाबाद के नारे भी लगाते रहे। ये सब बातें इशारा कर रही हैं कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी अभी भी बरकरार है और केदारनाथ चुनाव के समय अगर टिकट बंटवारे से कोई धड़ा खुश नहीं हुआ तो ये धड़ेबाजी खुलकर सामने आएगी और यहीं पर भाजपा की बल्ले बल्ले की संभावना ज्यादा है। अब सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस और भाजपा के कौन वो दो चेहरे होंगे जिन पर पार्टी ने दाव लगाया तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। कांग्रेस के अंदर स्वाभाविक रूप से मनोज रावत का ही नाम सबसे ऊपर होगा, जिनको गणेश गोदियाल और हरीश रावत का भी आशीर्वाद प्राप्त है। इसके साथ ही वो पहले भी यहां से विधायक रहे हैं और स्थानीय नेता भी हैं। इस समय उनकी सक्रियता भी क्षेत्र में बढ़ गई है। हरीश रावत सहित गणेश गोदियाल भी उनके नाम पर सहमत होंगे ही। ऐसे में चुनाव में ये दिग्गज मनोज रावत के साथ मजबूती से खड़े दिखाई दे सकते हैं। हरक सिंह रावत भी यहां से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, या कहें कि कोशिश कर रहे हैं कि टिकट उनको मिल जाए। केदारनाथ चुनाव से हरक एक बार फिर अपने राजनीतिक करियर को पंख लगाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के कितने नेता उनकी पैरवी करेंगे, ये बड़ा सवाल है।
गणेश गोदियाल जिस तरह से बद्रीनाथ चुनाव में स्थानीय की पैरवी करते नजर आए, ऐसा ही कुछ केदारनाथ प्रत्याशी के लिए भी देखने को मिल सकता है। मतलब मनोज रावत के नाम पर अगर सहमति नहीं भी बनी तो भी गोदियाल वहां से किसी स्थानीय नेता को ही टिकट देने के पक्ष में होंगे। वैसे इसकी संभावना थोड़ा कम ही नजर आती है। कुल मिलाकर मनोज रावत को टिकट मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। हरक सिंह रावत हालांकि बड़े नेता के तौर पर पहचान रखते हैं, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर पार्टियां बदलने से लेकर विधानसभाएं बदलने का टैग लग गया है, वो उनके लिए एक नकारात्मक पहलू हो सकता है। ऐसा करने से उन्होंने अपनी छवि को खुद ही कमजोर करने का काम किया है। जिस गढ़वाल में कभी उनकी तूती बोला करती थी और उनको शेरे गढ़वाल कहा जाता था, अब वो समय पहले जैसा नहीं रहा। अब हरक सिंह से ज्यादा गणेश गोदियाल गढ़वाल में कांग्रेस के नेता के तौर पर उभरे हैं। हरीश रावत खेमा भी पूरी कोशिश करेगा कि हरक सिंह रावत टिकट न पा पाएं। जिस तरह से कांग्रेस में हरक की वापसी हुई, वो अपने आप में पार्टी के अंदर विरोध को दर्शाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में किसी तरह वो कांग्रेस में वापसी तो कर गए, पर खुद के लिए टिकट नहीं ला पाए। पार्टी ने उनकी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई रावत को टिकट दे दिया और हरक सिंह खाली हाथ रह गए। चुनाव हारने के बाद अब अनुकृति फिर से बीजेपी में शामिल हो गई हैं। ऐसे में पुत्रवधू अनुकृति का बीजेपी से कांग्रेस में आना, चुनाव हारना और हारकर भाजपा में फिर शामिल हो जाना कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत की भी विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकता है। इस सब के बीच में हरक सिंह के पक्ष में कौन खड़ा होगा, ये भी देखना होगा। वैसे हरक के लिए भी केदारनाथ से टिकट ले पाना कोई आसान काम नहीं है। करण महारा किसका नाम आगे रखेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि पहले लोकसभा चुनाव में उनकी अनदेखी करना और उसका खामियाजा प्रदेश की 5 सीटें हार जाना, और इन सबसे अलग राहुल गांधी का उनको पत्र लिखकर उनके कामों की प्रशंसा करना, ये सभी इशारा कर रहा है कि इस बार उनकी राय अहम हो सकती है। अब शायद पार्टी उनकी राय पिछली बार की तरह दरकिनार न कर पाए। 2 उपचुनाव जीत के बाद जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान ने करण महारा की पीठ थपथपाई है, वो उनका पार्टी में कद मजबूत करने की तरफ इशारा करती है। दूसरी तरफ बीजेपी के पास यहां से 2 दमदार चेहरे मौजूद हैं। पहला आशा नौटियाल और दूसरा कुलदीप रावत। ये दोनों नेता कांग्रेस पर भारी पड़ सकते हैं। हालांकि दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की पुत्री ऐश्वर्या के भी नाम की चर्चा यहां चल रही है। वो खुद कई जगह पर चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुकी हैं। बीजेपी उन पर भी दांव खेल सकती है, क्योंकि ऐसी रणनीति बीजेपी पहले भी अपना चुकी है और उसमें सफल भी रही है। बागेश्वर उपचुनाव और सल्ट उपचुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। लेकिन यहां महत्वपूर्ण यह भी है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किसके नाम को आगे रखेंगे। सूत्रों की माने तो इस बार शायद धामी इस सीट से आशा नौटियाल के पक्ष में नजर आ रहे हैं। उसका कारण यह भी है कि 2 उपचुनाव की हार से उनका ग्राफ पार्टी हाईकमान के सामने काफी गिरा है। लिहाजा वो केदारनाथ उपचुनाव में जीतकर उसकी भरपाई कर हाईकमान को जीत का तोहफा देने की कोशिश जरूर करेंगे। पुष्कर सिंह धामी के लिए ये चुनाव बेहद अहम होने वाला है। खासकर फोटो डिप्लोमेसी के बीच तो केदारनाथ सीट उनके लिए करो या मरो वाली कहावत को चरितार्थ करने जैसी होगी। पर यहां मुश्किल टिकट बंटवारे में भाजपा के लिए भी है, क्योंकि अगर धामी आशा नौटियाल को ही टिकट देने के पक्ष में रहते हैं तो कुलदीप रावत को समझाना भी उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। कुलदीप रावत अभी भाजपा के सदस्य हैं, पर भाजपा में शामिल होने से पहले वो 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़कर दूसरे नंबर पर रहे हैं। जब मनोज रावत चुनाव जीते थे तब भी कुलदीप रावत मात्र 900 वोट के अंतर से हारे थे। अगर उनको टिकट नहीं मिला तो उनका क्या रुख रहेगा। ऐसे में अगर वो फिर से निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद जाते हैं तो वो न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस के लिए भी मुश्किल खड़ी करने में सक्षम है। अब बात सबसे अहम मुद्दे पर कि आखिर 2 नाम कौन से हैं वो जिनके बीच केदारनाथ में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने केदारनाथ विधानसभा के कई लोगों और पत्रकारों से बात की। इन सबने एक बात जो प्रमुखता से कही कि पार्टी कोई भी जीत सकती है, प्रत्याशी कौन होगा ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। इनमें से कई लोगों का कहना था कि स्थानीय प्रत्याशी पर ही जनता भरोसा करेगी। अगर कोई दल केदारनाथ विधानसभा के बाहर से कोई प्रत्याशी लाता है तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कुछ लोगों का मानना है मनोज रावत और आशा नौटियाल दोनों ऐसे नेता हैं जिनका अच्छा जनाधार है। अगर ये दोनों मैदान में होते हैं तो कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है।
एक और बात जो इस चुनाव में महत्वपूर्ण साबित होगी वो है दोनों पार्टियों को भीतरघात का खतरा। किसी को टिकट मिलने से कौन नाराज होगा, इस पर भी सबकी नजर रहेंगी। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों को इसका सामना करना पड़ सकता है। जो दल इसको काबू करने में कामयाब हुआ उसका पलड़ा निश्चित तौर पर भारी होगा। देखना यह होगा कि चुनाव के समय ये सभी बातें सही साबित होंगी या फिर कुछ और समीकरण बनेंगे। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव 2027 का ट्रेलर साबित होने वाला है। भाजपा के लिए ये हिंदुत्व के मुद्दे की लड़ाई है और कांग्रेस के लिए ये अस्तित्व के मुद्दे की लड़ाई है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।